यूक्रेन संकट भारत के लिए रणनीतिक विकल्प बनाने की परीक्षा के रूप में सामने आया। एक तरफ सिद्धांत और मूल्य तो दूसरी तरफ व्यवहारिकता और हित। लेकिन संकट के इस मुश्किल दौर में भी रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों के संतुलन को भारत ने बखूबी संभाला। यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जितने भी प्रस्तावों पर वोटिंग हुई, भारत ने तटस्थ रुख अख्तियार किया। साथ ही भारत युद्ध को फौरन रोकने और विवाद का समाधान बातचीत से निकालने की अपील भी करता रहा। ऐसे में मौजूदा समय में संकट के इर्द गिर्द कूटनीति तय करने में भारत की भूमिका बढ़ गई। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात करेंगे यूक्रेन की स्थिति पर संसद में हुई चर्चा की। Sir, our foreign minister Sri Jaishankar ji had reiterated our stand on Ukraine conflict as, I quote, steadfast and consistent, and he stood for peace. I fully agree, unquote, I fully agree and I appreciate the stand taken by the government of India in the Ukraine crisis. Sir, we have been all along professing the principle of Vasudhaiva Kudumbakam in our practice and belief. It is time when all nations are taking sides that India should take the initiative to resolve the conflict as an honest mediator. आज के हालात के अंदर क्या विदेश नीति होगी, वो आज के हालात पर मुनस्सर करेगी, and it will be dependent on how you look at each nation. Today we are looking at greater strategic autonomy. We are looking at what our interests will get us better results, and that is why you find our relationships over a period of time have changed a little bit, and that is all that the foreign policy is about. मामला विदेश नीति से संबंधित था तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सभी सरकार के रुख का समर्थन करते नजर आए। साथ ही युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा की सराहना भी हुई। यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई गई और सरकार से इसका समाधान निकालने की मांग भी रखी गई। चर्चा के दौरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, भारत रूस और भारत अमेरिका संबंधों के बीच संतुलन समेत विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार रखे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत ने शांति का पक्ष चुना है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का ये शेर रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हालात पर भी सटीक बैठता है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के ज्यादातर शहर तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। हजारों लोग मारे गए हैं और घायलों की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। दुनिया साफ साफ खेमों में बंटी नजर आ रही है। दुनिया के देश या तो यूक्रेन के साथ हैं या रूस के साथ, लेकिन भारत का रुख तटस्थ है, जो राष्ट्रीय विश्वास, मूल्यों, हितों और रणनीति के तहत निर्देशित है। We strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. यही भारत का सैद्धांतिक रुख है और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बहसों में भारत ने इसी रुख को सामने रखा है। यही वजह थी कि जब बूचा नरसंहार की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई तो भारत ने न सिर्फ इसकी निंदा की बल्कि मामले की स्वतंत्र जांच का समर्थन भी किया। मतलब भारत का रुख संतुलित और सिद्धांतों के आधार पर है, जो बिना किसी दबाव के अपने हितों के लिए अडिग है। भारत मानता है कि हिंसा और निर्दोष लोगों के जीवन की कीमत पर कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter,
on respect for international law and for the sovereignty and territorial integrity of all states. यूक्रेन की स्थिति पर नियम 193 के तहत लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि इस मामले में भारत को बहुत सावधानी के साथ कूटनीतिक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ भारत के साथ रूस के रिश्ते पुराने अनुभव और गहरे भरोसे की बुनियाद पर टिके हैं, तो दूसरी तरफ बीते 3 दशकों में भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती आई है। साथ ही क्वाड का सदस्य होने के चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत की भूमिका बढ़ी है। ऐसे में सदस्यों का कहना था कि सभी पक्षों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण रिश्तों के दम पर भारत को इस युद्ध को खत्म कराने और शांति बहाली में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। It is high time, as one of the largest democracy of the world, India with its positive image should take the moral responsibility to be the honest mediator between Ukraine, the world's largest food producer, and Russia, the greatest exporter of gas to Europe. We can initiate dialogue and give a leadership in front of the whole world that India is fully concerned with the battle, with the war. This war has pained us. The way the people have lost their lives, it is disastrous and painful, inhuman. So whether India is in a position to make it a complete peace talk initiated, that I want to know. I remember Trump said, America first. Why is India not thinking India first? If it is not in India's interest, this war, then I think to the foreign minister and through him to the prime minister, I would request, we must take major steps, major, not small steps, major steps in de-escalating that war, finishing that war. Please move faster so that at least people will say, Gandhi's nation has saved this world. सांसदों ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेजी से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में चीन, पाकिस्तान और रूस की धुरी बनने की आशंका को लेकर चिंता भी जताई। A Russia that becomes essentially a subordinate state of China is a major concern to us in India, sir, because we have, as recently as 2 years ago, lost 20 of our Jawans in Ladakh to Chinese aggression. And in these circumstances, the neutralization of Russia, or even Russia coming along with China, is a matter of grave concern to us. Are we witnessing the emergence of a Russia-China-Pakistan axis that we have to think about? With Pakistan being a very minor tail there, but the Russia-China axis now is going to be a formidable axis going forward. With Russia very much a junior partner, very much dependent on China virtually for its existence. And so therefore, China's position in our sphere of the world is going to become infinitely stronger, infinitely more powerful. And therefore, we have to now contend with that fact very, very carefully. यूक्रेन संकट पर न सिर्फ सरकार के रुख का सभी दलों के सांसदों ने समर्थन किया, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को समय पर भेजी गई मानवीय सहायता के लिए भी सरकार की सराहना की। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का सुझाव था कि मौजूदा समय में सरकार को गुट निरपेक्षता के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। The government has been trying to tread a very thin line. It's been trying to walk on the narrow edge of the wedge, and it's not a very easy act to perform. I would like to recommend to the government that the strategic autonomy, the Nehruvian principles of non-alignment that's held India in good stead between 1946 and 1989 or 1991 are principles that are worth going back to. It is well and good that we adopted the non-aligned line. The non-alignment and commitment to justice, international justice, should go side by side. Keeping our line of non-alignment, we have to condemn the aggressor. Sir, I think Machiavelli has to be answered by Mahatma Gandhi. That is, sir, the
need of the hour. Sir, right from Nehru to Modi, we have been adopting non-aligned approach. We have taken sides or worked closely with world powers only when national interest is involved. And the examples are 1962, 1971 wars. But here, in the conflict between Russia and Ukraine, I don't see any national interest involved, and hence the stand taken by the Honorable Prime Minister and the government India is welcome, sir. I am sure and confident that India will never kowtow to either the US or Russia or any other country for that matter. हालांकि भारत ने गुट निरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत को छोड़ा नहीं है, लेकिन 21वीं सदी में बदलते विश्व और वैश्विक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत अब इससे आगे बढ़ चुका है। भारत की वर्तमान विदेश नीति में पंचशील की जगह पंचामृत ने ले ली है, जिसका आधार सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति और सभ्यता है। विदेश नीति से संबंधित इस प्रस्ताव को 2015 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पारित किया था। पंचशील नहीं, पंचामृत। वो भारतीय जनता पार्टी जब 2014-15 में सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अब हमारी विदेश नीति जो चलती है, लेकिन वो पंचामृत के आधार पर चलेगी। और वो पंचामृत क्या है? वो पंचामृत है कि हम सम्मान के साथ जिएंगे, संवाद से चलेगी, हम समृद्धि की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं। There are questions being raised whether it is possible or justifiable to stay neutral, or as the word was used, consistent in such times. But that is what it has been. It's been an independent foreign policy. So India is consistent in its stand today. But what is there in store for us in future? Our foreign policy is that way. It's in very good hands. It's in very strong hands. And I'm sure as times unfold, that will be taken care of. मोदी जी दुनिया के साथ जो रिलेशन बनाना चाहते थे, उसका फ़ायदा सर अभी हम लोगों को देखने को मौका मिला। इंडिया ही ऐसा एक देश है जिसके नेशनल फ्लैग लगाकर पाकिस्तान हो और बाकी देश वहाँ से निकालने के लिए कोशिश किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान खास करके। चर्चा के दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा का भी जिक्र हुआ। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण स्थिति 24 फरवरी 2022 को युद्ध में तब्दील हो गई और करीब 18,000 भारतीय नागरिक सीधे खतरे में पड़ गए। इनमें अधिकांश छात्र थे जो यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित वतन वापस लाने की थी। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। खार्किव और सुमी से भारतीयों को निकालना अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण भाग था, क्योंकि दोनों जगहों पर भारी गोलाबारी और हवाई हमले हो रहे थे, जिसके लिए पूरी तरह युद्ध विराम की आवश्यकता थी। आखिरकार यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण ऐसा मुमकिन हुआ। अभियान में मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को विशेष दूत के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य और पोलैंड भेजा गया था। सदन में चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने अभियान के बारे में विस्तार से बताया। If you look at the history of evacuation operations, I am familiar with Operation Safe Homecoming, Operation Rahat in 2015 Yemen crisis, Operation Maitri, Nepal earthquake, evacuation from Brussels, Operation Devi Shakti, Operation Ganga, sir. In my humble submission, with 39 years of experience in that field, will rank as one of the most well-coordinated and successful humanitarian evacuation missions undertaken by any country anywhere. अगर 500 को भी ऑपरेशन करके निकालना है, इवैक्यूएशन करना है, वो भी तो एक टफ जॉब होते हैं। लेकिन जब 20,000 23,000 का बात करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं माइनस टेम्परेचर में बर्फ़ गिर रहा है। सर जब मैं अपने आंखों से जो देखा, और बॉर्डर एरिया में हमारे इंडियंस तो आ ही रहे थे और यूक्रेनियन लाखों में जा रहे थे। लाइन मैंने देखा, लाइन ख़त्म नहीं हो रहे थे, इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग जा रहे थे, और इस बीच में हमारे भारत के भी लोग आ रहे थे। तो ऐसे हालत में ये सारा जो मैनेजमेंट करना सर, ये कोई आसान तो है नहीं। इसलिए आप लोगों ने, कई लोगों ने तारीफ़ किया, प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ किया, भारत सरकार के एफर्ट को तारीफ़ किया, ये अच्छी बात है।
ये क्योंकि हम लोग इसको क्रेडिट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है। सत्ता पक्ष ने रूस के हमलों के बीच यूक्रेन से भारतीयों को, खासकर छात्रों को निकालने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। Under Operation Ganga, we have evacuated more than 22,000 citizens back to the motherland. While other countries struggled with this situation, India's efforts in this regard stands out in the world. This shows our government's commitment to the citizens and shows India's growing dominance in the world. विपक्ष ने भी ऑपरेशन गंगा की सराहना तो की, लेकिन पहली एडवाइजरी में स्पष्टता की कमी को लेकर सवाल भी उठाए। वहीं कुछ छात्रों को यूक्रेन की सीमाओं तक पहुंचने में हुई परेशानियों का भी जिक्र किया। कांग्रेस और टीएमसी का आरोप था कि सरकार श्रेय लेने की होड़ में लगी है, जबकि आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि बचाव कार्यक्रम और बेहतर हो सकता था। The first advisory of the Ministry of External Affairs issued on 15th February. Sir, the advisory lacks clarity and direction. The feedback from the students and majority of the evacuees is that the government came into the scene only after they have crossed the borders. So, sir, when we take pride and credit in the evacuation of more than 20,000 people back to India, we have to introspect ourselves that whether we have acted promptly in time, that has to be introspected by ourselves, for which a critical analysis is required. मेरा यह कहना है कि इतने सारे श्रेय लेने की क्या जरूरत है। जिस तरीके से हमें और तत्परता बरतना चाहिए था, वो तत्परता हम दिखाने में कहीं चूक जरूर हुआ है। हमारी एम्बेसी की जो पोस्ट है, ये एम्बेसी की पोस्ट के साथ साथ वहाँ के लोकल जो स्टूडेंट्स, उनका भी पोस्ट आप जोड़ दीजिए, आपको खुद पता चलेगा किस तरीके की दिक्कत की सामना उनको करना पड़ा था। लड़ाई होने के पहले हमको अपने देश के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको निकाल लेना चाहिए था। ये हिंदुस्तान की सरकार को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सत्ता पक्ष ने कहा कि ऑपरेशन गंगा का श्रेय लेने जैसे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि सरकार ने माना कि बेहतर करने की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति सामान्य नहीं थी और युद्धग्रस्त देश से लोगों को निकालना आसान नहीं था। तनाव बढ़ने पर यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने जनवरी 2022 में ही भारतीयों के लिए पंजीकरण अभियान शुरू किया था। पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को जारी की गई और 16 फरवरी को दिल्ली में सिचुएशन रूम स्थापित किया गया। 20 फरवरी और 22 फरवरी को भी एडवाइजरी जारी की गई। यही वजह थी कि 23 फरवरी तक लगभग 4000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके थे। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने यूक्रेन में प्रवास जारी रखने का विकल्प चुना, जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानों के जरिए यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां पर कोई श्रेय के लिए नहीं आया है और देश के काम से हम एक बार नहीं अनेक बार 2014 से गए हैं, सब देश के लिए गए हैं, अपने श्रेय के लिए नहीं गए। हर एक इवैक्यूएशन की सिचुएशन अलग होती है, हर एक सिचुएशन के अंदर काम करने का तरीका अलग होता है, कृपया उसको कंपेयर मत करिए। आई थिंक द वार्निंग्स हैड बीन गिवन इन टाइम। और यहाँ पर एक और दिक्कत थी हमारे पास, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को बोलते रहे कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी हालत के अंदर अगर लोग बाग रुके और देरी हुई तो इसका कारण सरकार की देरी नहीं है। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू हुए। मैं सभापटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई, वो भारत के द्वारा 15 फरवरी इशू की गई। इस एक्सरसाइज में भी हमने देखा है, जब भारत ने केवल 23,000 अपने नागरिकों को वापस हम नहीं लेके आए, लेकिन 150 18 दूसरे देशों को भी के नागरिक हम वापस लेके आए। सुखद भावना है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लेके आए, एक तसल्ली है। सांसदों ने कहा कि यूक्रेन से छात्रों की सुरक्षित वापसी बेशक राहत की बात है, लेकिन सरकार को पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे मेडिकल छात्रों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। Whatever has happened,
you've done a great job. There were hiccups. I understand it was a crisis. It can't be flawless. But now what next? When these kids have come back, some kids have come back during COVID and now kids back, what is the specific intervention the government plans to do for the future of all our children who have come? That these students, their futures hang in balance now. The chances of their going back to Ukraine and completing their education perhaps will not happen. So some via media will have to be worked out by government of India. My request to the government would be, those who have come back, those who are studying in Ukraine, they may be accommodated in different colleges, not necessarily only government colleges. Private colleges also can take them because they are in different year of their study. देश में महंगी चिकित्सा शिक्षा को लेकर भी सदन में चिंता जताई गई। सांसदों का कहना था कि जो छात्र भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस भर पाने में असमर्थ रहते हैं, वही यूक्रेन का रुख करते हैं। इसलिए देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। The crisis of Ukraine should open our eyes. The Indian medical education system should rise up to the mark. We should be able to provide sufficient facility of medical education system so that all meritorious students who wish to pursue the medical education are provided the seats in medical colleges at affordable cost. To raise such frivolous issue of the standard of education is to hide the failure to provide medical education at affordable rates inside the country. Prime Minister has said that more medical colleges need to be opened in the country to prevent our students from going abroad and has called upon the private sector to come forward. It is important to see that the career of these young students does not suffer. Why they have gone also, you must appreciate that, sir. See, they were unable to pay the fees here. The fees in India is very high. So all those students who have come back from Ukraine have to be accommodated at nominal fees. So with so much of capability, our Honorable Prime Minister can resolve this students issue. That is very much required, sir. And sir, moreover, that not only that, you have to increase also the medical seats in our country itself. सांसदों ने यूक्रेन के खार्कीव में भारी गोलाबारी के दौरान एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत पर गहरा दुख भी जताया और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। आखिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत शांति के लिए किसी भी मदद को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर फैसला लेगा। The conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. In terms of diplomacy, India continues to press forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia, including at the level of their presidents. Prime Minister has spoken to them both himself in this regard. Therefore, India's approach will be to promote dialogue to end the conflict, mitigate economic distress for itself and for the world, and to work with its partners to these ends. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पहला देश था जिसने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकाला और दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बना। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की सरकार ने वहां से लौटने को मजबूर हुए भारतीय छात्रों की मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिहाज से कुछ छूट देने का भी फैसला किया है। अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते तो 4000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? ऑपरेशन गंगा हो चुका है, हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। जो यूक्रेन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है उनके लिए देयर विल बी अ रिलैक्सेशन ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉर थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स टू गो टू फोर्थ ईयर देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड CROC 1 and that has been postponed
to the next academic year, and students will be allowed to pass to the next academic year based on the completion of the standard requirements. For 6th year students, there is an exam called CROC 2. So normally you have to pass CROC 2 to be awarded the degree. So on the basis of the results of the academic assessments, they will be awarded degrees without taking CROC 2. Then the issue is, where else there are many students who are in between. So where do they, what happens to them? What happens to them in India, Speaker Sir, is something which obviously the concerned ministries are also discussing. But from the foreign ministry side, I can say, yes, we have been, there was an offer from Hungary. And in addition to Hungary, we have been in touch with Poland, Romania, Czech Republic, Kazakhstan, because they all have similar models of education. यूक्रेन संकट से पैदा समस्याओं के समाधान के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम करनी होगी और स्वयं को मजबूत करना होगा. And now world order will change partly because of the consequences of Ukraine. But what is the solution to it? To my mind, the solution is we have to be stronger. We have to reduce our dependency on the external world. It can never be total, but the way to deal with the new world order is really Atmanirbhar Bharat. And Atmanirbhar Bharat is not just an economic, it is not just an economic policy. Atmanirbhar Bharat is a Bharat which looks after its people, a Bharat which is capable of running Operation Ganga. Thank you, sir. जिस तरीके से हमने उस परिस्थिति में हमारे देश के बच्चों को निकला, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और मुझे लगता है कि पूरा सदन को इस बात की प्रशंसा करना चाहिए और भविष्य में ऐसे मुद्दों पर सारा सदन मिलकर, एक साथ मिलकर देश हित के अंदर काम करेगा, ऐसी मेरी भावना है. रूस यूक्रेन मसले पर भारत जिस तरह तटस्थ, संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी खुलकर इसकी तारीफ कर चुके हैं. दरअसल भारतीय नेतृत्व वैश्विक पटल पर मजबूती से उभरा है, जो अब झुकना नहीं जानता. यही वजह है कि भारत न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूती से कायम रखे हुए है, बल्कि रूस और यूक्रेन को भी भारत का तटस्थ रुख मंजूर है. हालांकि अमेरिका और यूरोप से भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि भारत की रूस से तेल खरीद सीमित है, जबकि यूरोपीय देश कई गुना ज्यादा तेल रूस से खरीद रहे हैं. मतलब साफ है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेगा और भारत की तटस्थ विदेश नीति को अनदेखा कर पाना अब दुनिया के लिए आसान नहीं होगा. हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें भेज सकते हैं. संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार.